ओके फाइन। अगर अभी मैं इस पेन को ना तुम्हारी तरफ ऐसे फेंकता हूँ, व्हाट विल बी द ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस पेन? पैराबोला, राइट? बट माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि अगर मैं इस पेन को ध्यान से देखूँ, इस पेन का अगर इस एंड को देखो, ये तो पैराबोलिक नहीं है, तो ऐसा घूमेगा ना, ऐसा घूमेगा ना, तो ये पॉइंट ऐसे गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। इस एज को देखो, वो भी पैराबोलिक नहीं है, फिर भी हमने इसके मोशन को पैराबोलिक क्यों बोला? कैन एनीवन गिव मी एन आंसर फॉर दिस? क्योंकि इस पूरे पेन में सिर्फ ऐसा एक सिंगल पॉइंट है जो कि पैराबोला में मूव करता है। और अगर ये एक आइडियल सिलेंडर होता, यूनिफॉर्म मास वाला सिलेंडर होता, तो इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता जस्ट लाइक दिस, इस रॉड का जो सेंटर होता वही सिर्फ पैराबोलिक पाथ में मूव करता। बात समझ में आया? तो ऐसा दिखने में लगता है कि इस पूरे पेन के मोशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सिंगल पॉइंट ऑन द सिलेंडर। समझ में आया? और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर वी एज्यूम द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम टू बी कंसंट्रेटेड। तुमने कभी अपनी उंगली से किसी स्केल को बैलेंस किया? स्केल होता है, हम लोग ऐसे उंगली से बैलेंस करते हैं ना। तो खुद सोच के देखो कि अगर मैं एक स्केल को एक उंगली से बैलेंस कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पर मैंने टच किया वहाँ पर नॉर्मल लगा है, और अगर ये स्केल बैलेंस हो गया, इसका मतलब है इस नॉर्मल ने किसको कैंसिल आउट कर दिया? mg को कैंसिल आउट कर दिया, राइट? तो ठीक नॉर्मल के नीचे होगा mg, बट बोलो क्या नॉर्मल के नीचे ही होता है क्या mg? एग्जैक्टली। रियल लाइफ में तो ऐसा है नहीं, जहाँ जहाँ मास है वहाँ पर mg होगा ना। फिर भी अगर मैं यहाँ पर पकड़ के स्केल को बैलेंस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस नॉर्मल ने उन सारे mg को कैंसिल आउट कर दिया। यस और नो? दैट मींस उन सारे mgओ के इफेक्ट को मैं यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट में लगा के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इससे डायनेमिक्स में कोई फर्क? भाई mg किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं लग रहा। बात को समझो, ये एक एजम्पशन है और एजम्पशन सही बैठता है, सिचुएशन को बदलता नहीं है। एक्चुअली mg जो है वो स्केल के हर एक पॉइंट में जिस जगह पर मास है वहाँ वो mg लग रहा है। बट अगर एक सिंगल पॉइंट को पकड़ के हम स्केल को बैलेंस कर पा रहे हो तो हम ये मान सकते हैं कि सारा mg उसी नॉर्मल के नीचे लग रहा है। दैट इज द रीजन दे आर कैंसिलिंग आउट, कोई टॉर्क नहीं लग रहा। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या एज्यूम कर लिया कि सारा mg एक ही पॉइंट पे लग रहा है। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, राइट? अच्छा, अभी देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, राइट, दिस इज अ बिग सिलेंडर। अभी इसमें मैं अगर फोर्स लगाता हूँ, सोचो मेरा हाथ एक टेबल है, स्मूथ टेबल है, तो ये कैसा मूव करेगा? ट्रांसलेट करेगा। यहाँ टच करूँगा तो ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा, मतलब थोड़ा आगे जाके कर सकता है, राइट? इज दैट क्लियर? तो देखो पॉइंट क्या है कि फोर्स कितना लग रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट फोर्स कहाँ लग रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। इज दैट क्लियर? अगर टिप में लगाऊंगा तो इस बॉडी का डायनेमिक्स अलग हो जाएगा। अगर इस सिलेंडर, अगर ये परफेक्ट सिलेंडर होता और इसके सेंटर पे फोर्स लगा था तब डायनेमिक्स अलग होता। बात समझ में आया? तो जब तक तुम रोटेशन को कंसिडर नहीं करे, व्हेन यू आर ओनली डीलिंग विद द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द सिस्टम, तब तक तुम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते। बिकॉज सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई इस बॉडी में जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं ना, ऑल द फोर्सेस आर एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये कब हम कर सकते हैं? व्हेन आर वी अलाउड टू डू दिस? अगर हमने सारे फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास में ही लगा दिया तो ये तो रोटेट कभी करेगा ही नहीं। तो जब तक हम किसी बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं तब तक सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बढ़िया है, वैलिड बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में मैंने क्या कहा? द मोमेंट यू टॉक अबाउट रोटेशन ऑफ दैट बॉडी, तो फोर्स तुम सेंटर ऑफ मास में नहीं लगा सकते। भाई अगर तुम सारे फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास में लगा दोगे, दुनिया में कोई भी चीज़ रोटेट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास का कहानी कहाँ तक वैलिड है? जब तक हम ट्रांसलेशन को लेके स्टडी करते हैं। सेंटर ऑफ मास है क्या? ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर हम सिस्टम के टोटल मास को कंसंट्रेट करवा सकते हैं। हम ये एज्यूम कर सकते हैं इस बॉडी में जितने सारे फोर्सेस हैं सारे के सारे कहाँ पर लग रहे हैं? सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं। कब तक? जब तक हम उसके सिर्फ ट्रांसलेशन को एनालाइज करते हैं। रोटेशन के लिए वैलिड नहीं होगा। फील आया मैंने क्या कहा? ओके फाइन। ओके, तुमने ये देखा होगा ना कि जो लोग हाई जंप करते हैं, लेट के जंप करते नहीं करते? ऐसे बार होता है जब जंप करते हैं तो ऐसे जंप करते हैं, देखा ही नहीं देखा? ऐसे जाके फिर ऐसे करके जंप करते।
पहले पहले कैसे जम करते थे पता है? पहले पहले खड़ा खड़ा जम करते थे, बॉडी वर्टिकल रहता था, ऐसा जम करता था, मतलब ऐसा ऐसे करके जम करता था। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। ये जो बंदा है ना जिसने ये फ्लैट जम किया, उसके बाद से सारे लोग ऐसे फ्लैट जम करना चालू किया, बिकॉज इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट एक फिजिक्स लगा हुआ है। बिकॉज देखो, अगर कोई बंदा वर्टिकल जंप करता है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? बहुत ऊपर होगा ही नहीं होगा? मतलब बात को समझो, यही बंदा अगर इसको क्रॉस करना चाहता है खड़े खड़े वर्टिकली, उसका सेंटर ऑफ मास बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सो के क्रॉस करना चाहेगा तो रिलेटिवली पहले वाले सिचुएशन के केस के रिस्पेक्ट में सेकंड वाले केस में सेंटर ऑफ मास का हाइट कम होगा। बात समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास को अगर कम हाइट तक पहुँचाना है तो एफर्ट भी क्या कम चाहिए हो। सो दैट इज द रीजन जब ये लोग जंप करते हैं ना, दौड़ दौड़ के आके फिर जंप करते हैं, तो ऐसा फ्लैट क्रॉस करते हैं उसको। खड़ा क्रॉस करोगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा, फ्लैट क्रॉस करोगे तो सेंटर ऑफ मास का हाइट रिलेटिवली नीचे रहेगा। समझ में आता नहीं है? तो गाड़ियों में सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है? नीचे की तरफ रहता है, थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा तो टॉपल करने का चांसेस होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेटिंग सेंटर ऑफ मास। सबको पता है ये फॉर्मूला? पता नहीं पता कि तुम्हारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है m1 m2 m3 टिल mn, तो पूछा कि इन सारे पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास को कहाँ मिलेगा, हम उसका पोजीशन कहाँ पर मिलेगा? ध्यान रखना, पोजीशन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो वेक्टर के फॉर्म में जिसको हम पोजीशन वेक्टर बुलाते हैं, राइट, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो RCM का फॉर्मूला क्या है? सबको पता है, समेशन ऑफ mi into ri वेक्टर बाई समेशन ऑफ व्हाट mn। ये है, इसी का ही भाई XCOM YCM ZCOM निकालना है। तो फॉर्मूला का पैटर्न तो सेम ही रहेगा, सिर्फ R के जगह तुमको XI लिखना पड़ेगा। हाँ या ना? ओके। XCM क्या होगा? समेशन ऑफ mi xi बाई समेशन ऑफ व्हाट mi, है ना? एंड YCM हम क्या लिखेंगे? दैट इज समेशन ऑफ mi yi बाई समेशन ऑफ mi, एंड ZCM अगर हम लिखना चाहे that is summation of zi divided by summation of mi। ये सब सिंपल चीज़ है, मुझे पता है तुम लोग भूलोगे नहीं, इसमें बताने का कुछ नहीं है, ये बस एक फॉर्मूला है। अच्छा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ए टू पार्टिकल सिस्टम। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सीखेंगे और प्रॉब्लम करने में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो देखो क्या है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच ही लाई करेगा। इज दैट क्लियर? लेट अस से कि सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, तो इसी को ही हमने अपना ओरिजिन मान लिया। लेट अस से दिस इज y एक्सिस, लेट अस से दिस इज सॉरी x एक्सिस, ठीक है। अभी ये अगर ओरिजिन है, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? अरे भाई तुमको अगर लोकेशन बताना है तो तुमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम का किसी का लोकेशन कैसे बताओगे तुम? इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट चूज कर लिया x से y, और मैंने ऐसा चूज किया कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो किस पे ओवरलैप करे, सेंटर ऑफ मास पे ही ओवरलैप करे। इसका मतलब है XCM क्या होगा? 0 होगा। डू यू एग्री विद दिस? ओके, यहाँ से m1 का डिस्टेंस लेट अस से r1 है, और यहाँ से m2 का डिस्टेंस लेट अस से दिस इज r2। m1 और m2 के बीच का टोटल डिस्टेंस है d, तो हम ये लिख सकते हैं कि r1 प्लस r2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? d। डू यू एग्री विद दिस? ओके, अभी हम XCOM का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैन यू टेल मी इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? इट इज -r1। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? प्लस, भूलो मत। तभी अगर मैं XCOM का फॉर्मूला यूज करूँ तो हमको क्या मिलेगा? m1 इंटू -r1 प्लस m2 इंटू प्लस r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हाँ या ना? और तुमको मैंने बताया कि XCOM इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो इसको हमने 0 के साथ इक्वेट किया। तो अगर मैं सब मैनिपुलेट करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो हमको मिलेगा m1 इंटू r1 इज इक्वल टू व्हाट? m2 इंटू r2, और इन अदर वर्ड्स m1 बाई m2 इज इक्वल टू r2 बाई r1। स्क्रीन में आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो इससे तुमने कंक्लूड किया क्या? ऊपर m1 है, नीचे r1 है, नीचे m2 है तो ऊपर r2 है। And can I tell that R1 and R2 is the distance of the particles from the center of mass? मैंने पूछा भाई M1 सेंटर ऑफ मास से कितने दूरी पे है? तुम बोलोगे सर R1। M2 सेंटर ऑफ मास से कितने दूरी पे है? R2।
तो अगर तुम देखना चाहोगे कि भाई सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ मास किससे कितने दूरी पे है, वो R1 और R2 के वैल्यू से हम बता सकते हैं। और अगर तुम इस रिलेशन को ध्यान से देखोगे, ऊपर M1 है नीचे R1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि R जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। R क्या है? R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, मतलब जिसका मास छोटा सेंटर ऑफ मास उससे ज्यादा दूरी पे होगा, R का वैल्यू बड़ा। व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। जिसका मास छोटा सेंटर ऑफ मास उससे ज्यादा दूरी पे होगा, जिसका मास बड़ा सेंटर ऑफ मास उसके पास होगा। M बड़ा तो R छोटा, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास को M1 के पास बनाया, M2 से दूरी पे है, तो हम क्लियरली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि M1 जो भारी मास होगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास को अपने तरफ खींचा है, एंड दिस विल बी ए लाइटर मास। याद रहेगा, ये फिलॉसफी हमेशा याद रखना, ये आइडिया हमेशा याद रखना कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसी तरफ सेंटर ऑफ मास टिल्ट करता है, शिफ्ट करता है। अभी अगर दोनों का मास सेम हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर मिलेगा तुमको? एग्जैक्टली दोनों के मिड पॉइंट में। अभी अगर तुमको कोई बोले भाई ये बताओ R1 R2 का वैल्यू क्या है, इसमें भी लोग गलती करते हैं। हाँ, R1 R2 का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ D? R1 है ना, R1 प्लस R2 टोटल डिस्टेंस D होता है, तो R1 का वैल्यू क्या होगा? रेशियो दिख रहा है तुमको, तो हम क्या लिखेंगे? M2 बाई M1 प्लस M2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस D। अरे D को तुमने तोड़ा है फ्रैक्शनल पार्ट में, समझ में आ रहा है नहीं यार? डायरेक्ट एग्जाम में लिखना है। R2 का वैल्यू क्या है भाई? R2 के सामने कौन है? M1 है ना? तो यहाँ पर हम M1 की जगह क्या लिख सकते हैं? R2 की जगह क्या लिख सकते हैं? M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू D। तो ये चीज़ लिखना तुमको आना चाहिए। एग्जाम में जाके इसको वहाँ तक पहुँचने के लिए 3-4 लाइन फिर से लिखना चालू मत करना। पता है कैसे किया मैंने ये चीज़? पता है ना? कुछ नहीं, यहाँ पर +1 ऐड कर दो, समझ में आया तो आ जाएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जिसको बोलते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके फाइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, दो ऑब्जेक्ट्स M1 M2, सेंटर ऑफ मास से पहले वाले का डिस्टेंस है x1, दूसरे वाले का डिस्टेंस है x2। अभी ध्यान से सुनना, अभी हमने क्या किया? M1 को सेंटर ऑफ मास की तरफ d डिस्टेंस मूव करवा दिया, ये पुश्ड M1 टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास बाय डिस्टेंस d। तो क्वेश्चन ये है कि M2 को कितना मूव कराना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज ना करे, राइट? यहाँ से भी हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलने वाला है, ठीक है? तो मैंने बोला कि देखो याद रखना, M1 इंटू x1 इज इक्वल टू M2 इंटू x2। तो M1 इंटू, अभी अगर M1 पास चला जाता है, ये डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो M1 इंटू छोटा डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू M2 इंटू ये डिस्टेंस भी क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको कैसे पता कि M2 को राइट की तरफ शिफ्ट करना है या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है? ये तो बोला नहीं है ना, तुमको कैसे पता चलेगा? सेंटर ऑफ मास अपने जो जगह से नहीं हिल रहा, राइट? तो हम ये लिख सकते हैं कि M1 इंटू x1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? M2 इंटू x2। अभी जब तुम इस वाले को मूव करवा दोगे तो x1 का वैल्यू डिक्रीज हुआ ही नहीं हुआ, नया वाला x1 क्या हो गया? x1 डैश x1 माइनस d होगा। तो x2 को भी क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज तो होना पड़ेगा ना। इसको तुम किधर मूव कराओगे? लेफ्ट की तरफ। आ रहा है ना समझ में? तो हमने d डैश डिस्टेंस क्या किया? लेफ्ट की तरफ मूव करवा दिया, करेक्ट? ओके। और सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं हुआ। तो अगर ये यहाँ पहुंच गया है तभी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है भाई? है ना? और ये यहाँ पहुंच गया तो सेंटर ऑफ मास ये डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस d डैश। हमने जस्ट नो सीखा M1 इंटू R1 इक्वल टू M2 इंटू R2। बोलो ना, यहाँ पर भी वही वैलिड होगा। सेंटर ऑफ मास से ही डिस्टेंस है x1 माइनस d और सेंटर ऑफ मास से ही डिस्टेंस है x2 माइनस d डैश। तो हम क्या लिखेंगे? M1 इंटू x1 माइनस d दैट इज इक्वल टू व्हाट? M2 इंटू x2 माइनस d डैश। ध्यान देना, M1 इंटू x1 माइनस M1 इंटू d दैट इज M2 इंटू x2 माइनस M2 इंटू d डैश, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा ना? ऊपर वाले से हमने कैंसिल आउट कर दिया। बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली इक्वल, माइनस माइनस चला जाएगा और d डैश का वैल्यू हमको, अच्छा उसके पहले हम क्या लिख सकते हैं? M1 इंटू d इज इक्वल टू व्हाट? M2 इंटू d डैश। ये रिलेशन हमेशा याद रखना, हमको निकालने d डैश ही दिया है, ठीक है ना? तो कैसे याद रखोगे? देखो, हमको अगर ऐसा सिचुएशन है कि सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है, तो तुमको ये बता दिया कि पहला वाला कितना मूव किया? d डिस्टेंस। तो ऐसे याद रखना
कि अगर पहला वाला d डिस्टेंस मूव करता है तो सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में कितना चेंज आएगा, m1 इंटू डी। तो दूसरे वाले को कितना मूव कराया, d डैश। तो दूसरे वाले के मूवमेंट के लिए सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में कितना चेंज आएगा, m2 इंटू डी डैश। अगर सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं करता तो पहला चेंज एंड दूसरा चेंज एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो ऐसे याद रखना, समझ में आया। डी इज द अमाउंट ऑफ चेंज, m1 इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट, m2 इंटू डी डैश। ये सब बहुत हेल्प करता है। पूछा तो ये था बट मैं चाहूंगा कि तुम इस चीज को याद रखो। नेक्स्ट टाइम एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे डायरेक्ट, m1 इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट, m2 इंटू डी डैश। कब, जब सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा तब। समझ में आ रहा है। एक बलून है, एच.सी. वर्मा में क्वेश्चन था, एच.सी. वर्मा बलून में एक बंदर हैंग कर रहा है तो बैलून की तरफ ऐसे पुल करके जाता है। तो पूछा कि बलून कितना नीचे आएगा, यही पूछा गया है ना। अभी खुद सोच के देखो, पहले बैलून और मंकी तो इक्विलिब्रियम में था, जब वो चढ़ना चालू करेगा टेंशन के वैल्यू में बदलाव आएगा, बट टेंशन तो इंटरनल है, मतलब पूरे सिस्टम में कोई एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं, तो सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा। तो बंदर कितना डिस्टेंस ऊपर जाता है और बलून कितना डिस्टेंस नीचे आता है, यही तो केस बनेगा। क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि बंदर कितना ऊपर गया, वो होगा डी, बैलून कितना नीचे है वो होगा डी डैश, और ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम। तो ये सब क्वेश्चन में हेल्प आता है। ये याद आया क्वेश्चन, देखा है कभी इसको? ओके फाइन। अभी इसको देखते हैं, राइट। देखो हमने इसके पहले जो लोकेटिंग सेंटर ऑफ मास के बारे में बात किया था, वी टॉक्ड अबाउट ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि ये क्लास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज दो बंदों के बीच में गैप है, देयर इज नो मास इन इट। तो मैं पहले पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, चौथे, पांचवे को आइसोलेट कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ, पॉइंट आउट कर सकता हूँ। बट निहार का बॉडी जो है दैट इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्योंकि दो मासेस के बीच कोई गैप नहीं है। तो इसके बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। लेकिन अगर क्लासरूम के मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछोगे दैट इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब सारे पार्टिकल्स अलग अलग। इज दैट क्लियर? अभी सारे पार्टिकल्स अगर अलग अलग होते हैं, ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो फॉर्मूला बता चुका हूँ, एक्स के फॉर्म में भी, आर के फॉर्म में भी। अभी क्या फॉर ए कंटिन्यूअस बॉडी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। और इफ इट इज फॉर ए कंटिन्यूअस बॉडी हम तब सिग्मा साइन यूज नहीं कर सकते, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन साइन यूज करेंगे। अगर हमको आर COM चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या होता था, m1 x1 होता था, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन। तो अगर यहाँ पर मास हमने क्या मान लिया, dm, मतलब पूरे रिजिड बॉडी में हमने एक छोटा सा मास एलिमेंट कंसिडर किया dm, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r वेक्टर। सो ऊपर क्या आ जाएगा, dm इंटू r वेक्टर बाई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dm। ऐसा होगा। x COM क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। समझ में आया? प्रॉब्लम्स करेंगे तो समझ में आएगा। बट कंटिन्यूअस बॉडी के लिए अगर निकालना चाहोगे तो तुमको सबसे पहले एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, ये सिखाना चाहता हूँ। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर तुमको कोई पूछे कि निहार का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो तुम m1 x1 नहीं कर पाओगे, m1 क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके बॉडी में एक dm एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, उसका dm इंटू r, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm करना पड़ेगा, तभी जाके निकाल पाओगे। क्वेश्चंस करेंगे तो और फील आएगा। समझ में आया? पॉज, ठीक है, ओके। तो हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया, उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रॉड है। अच्छा एक बात बता देता हूँ, पता होगा सबको कि अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल बॉडीज है और उसमें मास का डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पर मिलेगा, एग्जैक्टली एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, राइट। तो अगर ये रॉड यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता तो बिना कोई शक के हम बोल सकते थे कि इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे लोकेटेड है। लेकिन क्वेश्चन अलग है, लीनियर डेंसिटी ऑफ द रॉड इज म्यू इक्वल टू a प्लस bx। मतलब सोचो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और डेंसिटी जो है लीनियर डेंसिटी है। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या है, kg पर मीटर, पर यूनिट मीटर कितना मास है, a प्लस bx kg। इसका सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, तो अब इसलिए सेंटर पे तो लाई नहीं करेगा। तो तुमने क्या रियलाइज़ किया था, फर्स्ट थिंग तुमको ये देख के समझ में आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन में क्या है, म्यू इक्वल टू a प्लस bx, a और b तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि x वेरी करेगा,
डेंसिटी वेरी करेगा तो मास का वैल्यू भी क्या करेगा, वेरी करेगा। दैट मीन्स रॉड के इस तरफ मास विल गेट डेंसर, इस तरफ मास का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। एंड डेफिनेटली लॉजिकली हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट के राइट हैंड साइड में लाई करेगा। इज दैट क्लियर? तो अभी अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, हमको बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करना पड़ेगा, राइट। एलिमेंट कैसे चूज करेंगे, बहुत बार किया है। एक रॉड का एलिमेंट दिखने में कैसा होगा, कॉइन जैसा होगा। कैसा होगा, कॉइन जैसा। तरीका कैसा है कि हम ऐसा चूज करते हैं कि लेट अस से यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने कॉइन जैसा एक एलिमेंट चूज किया जिसका थिकनेस कितना है, dx। इसमें कितना मास रहता है, dm मास। बात को समझो, x डिस्टेंस पे डेंसिटी कितना होगा, a प्लस bx। फिर तुम बोलोगे अरे सर x डिस्टेंस में ही इतना डेंसिटी है, और अगर मैं dx डिस्टेंस आगे बढ़ जाऊंगा तो डेंसिटी बदल जाएगा। तब मैं क्या बोलूँगा, हाँ बदलेगा ज़रूर लेकिन उतना नहीं बदलेगा, बिकॉज dx इज व्हाट, इनफाइनिटली स्मॉल लेंथ। इतनी कम लेंथ में डेंसिटी को हम a प्लस bx ही मान सकते हैं। x पे जितना डेंसिटी है x प्लस dx पे भी वही डेंसिटी मान सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस इतना कम है। यही है इंटीग्रेशन का ब्यूटी, ठीक है। सो dm के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू डी एक्स। म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, dx लेंथ में कितना मास रहता होगा, म्यू इंटू डी एक्स। म्यू का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। किसी को कोई शक? अच्छा, नाउ इफ यू नीड टू फाइंड आउट एक्स COM, एक बार फॉर्मूला याद करो, क्या है, dm इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, बस फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी dm के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, है ये dm, ओके। इंटू क्या करते हैं हमने, x, इसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब ये दिस a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, हो गया। अब x का कहानी कहाँ से चालू होता है, x इज इक्वल टू 0, ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट। और कॉइन लेते 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 हम कहाँ तक पहुँचेंगे, n तक पहुँचेंगे, दिस इज द लास्ट कॉइन। और इसका x का वैल्यू कितना होगा, l। तो लिमिट्स हम पुट करेंगे 0 से l, 0 से l। कर पाओगे? इज दैट क्लियर, सिंपल, ओके। सो दैट इज हाउ वी डील विथ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ऐसा है, क्या ये प्रॉब्लम कभी आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, ये डिस्क है और डिस्क का सेंटर मास पूछा जाता तो बिना कोई डाउट के हम बोलते इसके सेंटर पे है, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि यहाँ से और एक डिस्क a/2 रेडियस का काट के निकाल लिया गया है और बोला गया है कि अभी इसका नया सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लोकेट होगा। तो इसमें पहली बात तो तुम ये समझो कि ये जो लाइन है ये एक सिमेट्री लाइन है। ये बात समझ में आता है, सिमेट्री लाइन मतलब ये इस तुम्हारे बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर जैसा है नीचे भी वैसा ही है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लाइन के ऊपर नहीं लाई करेगा, इस लाइन के नीचे भी लाई नहीं करेगा, एग्जैक्टली इसी लाइन पे लाई करेगा। मतलब अगर मैं इसी लाइन को ही अपना एक्स एक्सिस मान लूँ, y ऑफ COM इज 0 ऑलरेडी, y COM विल बी 0। हाँ, इतना ओट्स खाएगा तो ऐसा चलेगा दिमाग तेरा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, हाँ या ना। इसी लाइन पे लाई करें तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा या नहीं। तो हमारा पूरा अटेंशन किसको देना है, हमको सिर्फ x को निकालना है। और लॉजिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ तो होगा नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि मास जहाँ पर डेंस होता है वहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या करता है, शिफ्ट करता है, तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा, राइट। तो बात को समझो, यहाँ पर y COM 0 है, हम अपना पूरा अटेंशन किसको देंगे, x COM निकालने के लिए। अच्छा, तो ऐसे प्रॉब्लम को करते कैसे, ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए तुमको एक बात समझना है कि अगर हमारे पास रेगुलर बॉडीज है, कैसे बॉडीज है, रेगुलर सर्कल शेप बॉडीज है, सर्कल टाइप या डिस्क टाइप बॉडीज है, इनके साथ डील करना बहुत आसान है, बिकॉज इनका सेंटर ऑफ मास हमको पहले से ही पता है कहाँ पर लाई करेगा, एग्जैक्टली उसके सेंटर पे। तो ध्यान से सुनो कि हम करेंगे क्या। अभी ये जो गड्ढा है ना, हाँ, इस डिस्क का जितना डेंसिटी है उतना ही डेंसिटी का मास लेके मैं इस गड्ढे को भर दूंगा। ये जो गड्ढा है इसमें मैं क्या भर दूंगा, मास भर दूंगा। कितने डेंसिटी का मास, रिमेनिंग डिस्क का जितना डेंसिटी है इसका भी उतना ही डेंसिटी होगा। तो ये डिस्क फुल हो जाएगा, हो जाएगा पक्का, ओके। पहले तो हमने ये बनाया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसी गड्ढे के शेप का और एक डिस्क लिया, बनाया मतलब, और एक डिस्क बनाया जिसका डेंसिटी कैसा होगा, इसके जैसा ही होगा, लेकिन उसमें कैसा मास डाला हमने, नेगेटिव मास डाला। सर नेगेटिव मास तो नहीं होता, नहीं होता नेगेटिव मास, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का।
तो हमने क्या किया, इस गड्ढे को फुल किया, बड़ा एक डिस्क बनाया, और एक डिस्क लिया हमने और एक डिस्क को बनाया जिसका शेप इस कैविटी जैसा ही है। बात को समझो। लेकिन मास इसमें क्या है, नेगेटिव मास। अभी एक बड़े वाले फुल डिस्क के साथ अगर मैं वो छोटे वाले डिस्क जिसमें नेगेटिव मास है उसको अगर सुपर इम्पोज कर दूं, तो यहाँ का जो पॉजिटिव मास है और उस डिस्क का जो नेगेटिव मास है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। समझ में आया? मतलब तुम ऐसे इमेजिन करो, अगर मैं 3D में इमेजिन करता हूँ, तो हमने डिस्क को फुल कर दिया, ठीक है ना, और ये जो है इसको हमने भर दिया था, तो इसी शेप का हमने और एक डिस्क किया, लेकिन इसमें मास क्या है, नेगेटिव, और ये फुल डिस्क है, ये पूरा मास क्या है, कवर्ड अप है, फुल है। अभी अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दूं, यहाँ पर जो पॉजिटिव मास है और यहाँ का नेगेटिव मास एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। बात समझ में आया? तो अभी तुम सेंटर ऑफ मास किसका निकाल रहे हो, एक बॉडी का नहीं निकाल रहे हो, दो बॉडीज का निकाल रहे हो, एक फुल डिस्क का और एक छोटे डिस्क का जिसमें नेगेटिव मास है। बात समझ में आया? फुल डिस्क के मास को मैं लेट्स से m1 मान लेता हूँ, इस डिस्क के मास को हम m2 मान लेता हूँ। m2 इक्वल टू विल बी सम नेगेटिव क्वांटिटी, वो बाद में निकाल लूंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो, ध्यान से देखना, अभी अगर मैं फेस टू फेस देखूँ, ऐसे फेस टू फेस देखूँ, कितना डिस्क दिख रहा है तुमको अभी? हाँ, दो डिस्क दिख रहा होगा, राइट? एक फुल डिस्क, एक और एक डिस्क जिसमें नेगेटिव मास। क्या मैं इन दो बड़े बड़े ज्योमेट्रिकल बॉडीज को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो ये तो एक एक्सटेंडेड बॉडी है, उस एक्सटेंडेड बॉडी को अभी मैं एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? सेंटर ऑफ मास तो यही कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक डिस्क है, उस डिस्क के सारे मास को तुम कहाँ पर कंसंट्रेट कर सकते हो, उसके सेंटर पे। तो मैं नया डायग्राम बनाता हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। बड़े वाले डिस्क का जो मास है जिसको हमने m1 बुलाया, वो यहाँ पर है, हाँ। और ये जो छोटा वाला डिस्क है जिसका मास हमने क्या माना, m2। सर m2 तो नेगेटिव होगा, हाँ, m2 का वैल्यू जब पुट करेंगे तब नेगेटिव पुट कर देंगे। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, दिस इज m2। कितने डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे। तो a/2 डिस्टेंस पे ध्यान देना, कितने डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे तुम्हारे पास कौन सा मास है, m2 मास। देखो नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ डिस्क्रीट सिस्टम, और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना तो बहुत ही आसान है। कैसे निकालोगे? ऐसे पिक्चर का XCOM इज इक्वल टू m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू a/2 डिवाइडेड बाई व्हाट, m1 प्लस m2। अभी सिर्फ तुम्हारे पास एक ही काम बचा कि m1 और m2 निकालो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज व्हाट, कैपिटल M। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन? पूरा एरिया होता तो कितना होता, पाई a²। उसमें से ये एरिया माइनस कर दूंगा, पाई a²/4, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई a²/4 हो गया। तो इस डिस्क का डेंसिटी कितना होगा भाई, सिग्मा, मास कितना है m, एंड दिस मास m इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिमेनिंग पोर्शन। अरे बोलो ना, तो क्या लिखेंगे, m डिवाइडेड बाई ये लिख देंगे 3 पाई a²/4, दैट इज 4m डिवाइडेड बाई व्हाट, 3 पाई a²। तो हमको सिग्मा जो है सरफेस डेंसिटी पता चल चुका है। इसका यूनिट क्या होगा, kg/m²। नहीं चाहिए, ऐसे बता के रख रहा हूँ। अभी m1 का वैल्यू अगर लिखना है, m1 याद करो, m1 क्या था, m1 एक फुल डिस्क था जिसका एरिया कितना है, पाई a² मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। वो हमको m1 का वैल्यू देगा, सिग्मा कितना है, 4m डिवाइडेड बाई 3 पाई a², पाई a² चला गया, ये कितना होगा, 4m/3। मतलब इस m1 का वैल्यू कितना हो गया, 4m/3। m2 का वैल्यू कितना होगा, ध्यान देना, तरी सिग्मा एक माइनस साइन दे दूंगा बिकॉज यहाँ पर हमने नेगेटिव मास रखा, और सिग्मा इंटू एरिया कितना होगा इसका, पाई a²/4। बोलो भाई, तो दैट इज माइनस सिग्मा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 4m डिवाइडेड बाई 3 पाई a² इंटू पाई a²/4, पाई a², 4 आंसर क्या आ गया, माइनस m/3। तो m2 का वैल्यू जो है दैट इज माइनस m/3। इसके आगे तुम करोगे, m2 का वैल्यू पुट करोगे, m1 m2 का वैल्यू पुट करोगे, m2 का वैल्यू पुट करोगे, माइनस में पुट करना है, m1 का वैल्यू प्लस 4m/3 और m2 का वैल्यू माइनस m/3, बस। तो बेसिकली हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे ट्रांसफॉर्म करके करने का रीज़न क्या है कि हम एक गड्ढे वाले बॉडी को फुल बॉडीज में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास हमको पहले से पता होता है।
और अगर हमने फुल बॉडीज को कन्वर्ट किया तो उसको फिर से हमने एक पॉइंट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज इससे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इज दैट क्लियर? ओके। ये तो सबके साथ हुआ होगा। हम लोग खेलने जाते हैं, शाम को जब रिटर्न आते हैं, जब फील्ड में खड़े होकर दोस्तों के साथ बात करते हैं, तो किसी एक के सर में मच्छरों का ग्रुप होता है और तुम जहाँ जहाँ जाते हो वो तुमको फॉलो करता है। इज दैट क्लियर? तो देखो, वो जो मच्छरों का ग्रुप है उसमें हर एक मच्छर इज बिहेविंग लाइक ए डिस्क्रीट पार्टिकल। इज दैट क्लियर? और तुम जब मूव करते हो तो पूरा सिस्टम भी क्या करता है, एक साथ मूव करता है। इज दैट क्लियर? अगर पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा होगा तो उसका, उस मच्छरों के ग्रुप का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। राइट? अभी हम उसी सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर वो मूव करते तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अगर तुम भागना चालू करोगे फिर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, तो मच्छर का ग्रुप भी अगर एक्सेलरेट करना चालू कर देगा तुम्हारे साथ, तो सेंटर ऑफ मास का कितना एक्सेलरेशन होगा। इन सब चीज़ों को लेकर भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई नया चीज़ नहीं है। ये पोजीशन वेक्टर है किसका, वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना है, इसमें dr/dt, और यहाँ पर dt लगाऊंगा तो ri के आगे आएगा। अरे बोलो ना, चलो लगा देता हूँ, dt ऑफ r/com, और यहाँ पर क्या आएगा भाई साहब, mi इंटू dri बाई क्या जाएगा, dt। अच्छा ये भी वेक्टर ही होगा, है ना, समेशन ऑफ व्हाट, mi। इसको सजा के कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ mi इंटू vi वेक्टर बाई समेशन ऑफ व्हाट। सही है ना, सही है ना। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो और एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा तुमको। अच्छा यहाँ लिखता हूँ, समेशन ऑफ mi इंटू ai वेक्टर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ mi। ठीक, ध्यान देना, समेशन ऑफ mi को मैं टोटल m लिख देता हूँ, मास ऑफ द सिस्टम। सो m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi vi। mi vi एक्चुअली क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 टिल mn v। तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि उस ग्रुप का मोमेंटम क्या है, क्या तुम हर एक मच्छर के पास जाके उसका मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, फिर वेक्टरिकली ऐड करोगे? फिजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने देखा कि हर मच्छर का जो मोमेंटम है उसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज सेम एज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम नहीं निकाल के अगर हम सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकाल देते हैं वो पूरे सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली mi into ai क्या है, m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3, that is the net force acting on the system, and the net force acting on the system is equal to what, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? तो फिर से हम सेंटर ऑफ मास के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है बताओ, वो बोल देगा इतना एक्सेलरेशन है, या निकाल लोगे जो भी है। तो उसके बाद क्या करोगे, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, राइट, मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको उससे टोटल नेट फोर्स सिस्टम पे कितना लग रहा है वो पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आ जाता है। कैसे? इफ इक्वल टू 0, मतलब सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है वो भी 0 है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is not going to change. That means m into v cum will be a constant, which means momentum of center of mass will be what? Will be a constant. That is law of conservation of linear momentum. फिर से अगर पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज। इनफैक्ट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास का कुछ चेंज नहीं होगा, ना सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज होगा, ना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज होगा, ना बस और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? जैसे कि देखो इस केस में ये क्लियर है ना मैंने क्या बोला है। इस केस में हमने दोनों ब्लॉक्स m1 m2 कैसे दबा के रखा था और उसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर, फिर मैंने ऐसे छोड़ दिया तो दोनों ब्लॉक्स क्या करेगा, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, हाई है ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहाँ पर था वो वहीं रहेगा। जब ये ऑसिलेट कर रहा है
क्यों ऑसिलेट कर रहा है? स्प्रिंग एक बार पुश कर रहा है, एक बार पुल कर रहा है, पुश कर रहा है और एक बार पुल कर रहा है। और अगर हमने दोनों ब्लॉक को एक साथ कंसिडर कर लिया तो स्प्रिंग का पुल एंड पुल आर इंटरनल फोर्सेस, तो सिस्टम में कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? जैसे कि निहार ने एक बॉम्ब फेंका यू वेलोसिटी से दिवाली के टाइम में और वो फूटा नहीं, यहाँ गिर गया और रेंज उसने कैलकुलेट किया आर, ठीक है। अच्छा, तो गान्यूल आया, उसने मैं ट्राई करके देखता हूँ, इसने फेंका उतना ही स्पीड से और हाईएस्ट पॉइंट या कहीं पर भी जाके वो फूट गया 2 टुकड़ों में, M1 M2। इज दैट क्लियर? तो एक टुकड़ा यहाँ गिरा होगा, एक टुकड़ा सोचो यहाँ गिरा होगा, बट इन दोनों टुकड़ों का ध्यान देना, इन दोनों टुकड़ों का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूँ, पहले जहाँ पर था इस बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास जहाँ पर था, इस बार भी उन दोनों का सेंटर ऑफ मास वही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्यों? बॉम्ब फूटा ना। एग्जैक्टली सर, बॉम्ब फूटा तो क्या हुआ? बॉम्ब फूटने के लिए थोड़ी ना हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं, वो अपने केमिकल रिएक्शन के लिए फूटा। तो एज अ होल बॉम्ब के ऊपर तो mg के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है भाई। एक्सटर्नल फोर्स तो है अभी यहाँ पर mg। मैं बस इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर कर रहा हूँ। यार यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं हुआ क्या? पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अभी वहाँ चला गया। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन तो चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ जैसे चेंज हुआ यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसा ही चेंज हुआ है, क्योंकि इस पूरे डायनेमिक्स में अभी भी सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg फोर्स ही लग रहा है, जैसे कि ऊपर लग रहा था। कोई नया फोर्स, न्यू फोर्स आया नहीं है। एक्सप्लोजन के कारण कोई नया फोर्स क्रिएट नहीं हुआ। तो बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास पहले जहाँ पर गिरा था, इस बार भी बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास उधर ही गिरेगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का? ओके फाइन।